कैसे हैं आप लोग? तो चलिए अच्छे होंगे, जैसे कि पूर्व के भांति आप अच्छे थे और आशा करते हैं आप अच्छे रहें। चलिए, तो ये एक आप प्यारा सा चैनल है आईपीसी फिजिक्स और हम हैं मुकेश सर। चलिए, तो चलिए जैसा कि हम पहले पीछे के टॉपिक की बात करते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं कि रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग मिरर के बारे में पढ़ लिए थे कि मिरर क्या है, मिरर कितने प्रकार के होते हैं, और उससे आगे हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो चलिए आज एक आपका नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसे हम लोग कहते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो चलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो ये आपका हो गया इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। क्लियर? प्लेन मिरर मतलब हुआ कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर के द्वारा कैसा इमेज बनता है। तो चलिए ये देखें, ये आपका एक प्लेन मिरर है। क्लियर? ये जैसे हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया जो परपेंडिकुलर है, इसे आप पोल बोल सकते हो। तो ये आपका पोल है, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, और इस तरीके से आपकी एक रे इंसिडेंट होती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो यहाँ पर ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, मतलब सेम इंसिडेंट पाथ पे वो लौट जाएगी। तो इमेज, कहीं भी इमेज बनाने के लिए हमें दो रे की आवश्यकता होती है। तो चलिए एक रे हम लोग यहाँ पर ये पोल पर इंसिडेंट करा देते हैं। तो आप ये भी पढ़ें कि पोल पर जितने एंगल से ये इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब ये एंगल आपका आई बना, ये आर बना, और आई बराबर क्या होता है? आर होता है। तो ये आगे कहीं नहीं मिलेगी, इस प्रकार आपका पीछे जाके मिल जाती है, और जहाँ पर ये मिलता है वहाँ पर आपका इमेज बन जाता है ए डैश बी डैश, जिससे आपको पता चलता है कि इसका नेचर क्या होता है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसका नेचर का मतलब होता है प्रकृति। और प्रकृति आपका कैसा हुआ? तो ये आपका हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब हो गया कि प्रकृति। तो प्रकृति में वर्चुअल का हिंदी क्या होता है आपका? तो वर्चुअल का हिंदी होता है काल्पनिक और सीधा। तो इस तरीके से इमेज बन जाता है। अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कहाँ पर है? बिहाइंड द मिरर। पोजीशन आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका पोजीशन होता है कि पोजीशन का मतलब स्थिति। तो ये आपको बन जाता है बिहाइंड द मिरर, मतलब दर्पण के पीछे। तो चलिए इतना छोटा को तो आप लिख ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं, हिंदी भी समझ रहे हैं। तो बिहाइंड द मिरर। अब अगर आप साइज की बात करें तो साइज कहाँ पर बनता है? मतलब मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है, जैसे अगर आप मान लो कि ये मिरर से एक्स डिस्टेंस पे है, तो ये जो आपका इमेज भी बनता है वो भी एक्स डिस्टेंस पे बनता है। साइज भी बराबर होता है, सेम साइज। तो ये कहता है कि सेम साइज एंड एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। मतलब जितना दूर पर आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर पर इमेज प्राप्त हो जाता है। तो ये तो आपका था सिंपल कि आपने इमेज बनाया। अब अगर मान लो कि हमें बोला जाए कि नहीं पॉइंट ऑब्जेक्ट की, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बनाइए। जैसे आप देखो यहाँ से, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। हम लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर में जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही देर इमेज बनता है। तो चलिए ये अगर यहाँ पर इतना दूर है तो चलो इसको भी हम लोग मान लेते हैं। तो पहले ही हम इमेज बना दिए। ये सिर्फ बनाने का मतलब कि आपको बनाने में आसानी हो इसलिए आप ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ से चलो एक रे को इंसिडेंट करा दिए।
ये रे आपका इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो 2 रे चाहिए, तो चलिए एक इधर से इंसिडेंट करा दीजिए और इसको भी आप पहले मिला दीजिए, इस तरीके से रिफ्लेक्ट करा दीजिए। इस तरीके से ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट का बन गया कि दिस इज फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट के द्वारा इमेज बन जाता है। क्लियर? तो निश्चित समझ गए होंगे। तो ये आपका इमेज बन गया। अगेन नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जैसे आप मान लो कि यहाँ पर ये आपका एक प्लेन मिरर है, ये आपका एक प्लेन मिरर है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। अब बात ये आती है कि अगर मान लो कि ये यहाँ से ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट अगर जितना भी सेंटीमीटर पे हो तो क्या इमेज इधर बनेगा? नो, यहाँ पर इमेज नहीं बनेगा। तो ये आपका इमेज नहीं बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा? परपेंडिकुलर टू द मिरर। परपेंडिकुलर टू द मिरर कहने का मतलब है यहाँ से ये लाइन आप इस तरीके से परपेंडिकुलर डालिए तो ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, चाहे जितना भी डिस्टेंस हो तो उतना ही डिस्टेंस पर आपका इमेज बन जाएगा। तो ये आपको आई इमेज प्राप्त होगा। बाकी रे डायग्राम, तो रे डायग्राम चलिए इसी रे को हम इस तरीके से इंसिडेंट कराते हैं, ये आपका इमेज बन रहा है। अगेन दूसरा रे ले लीजिए, तो ये हो गया, फिर इस तरीके से हम इसका इमेज बनाते हैं। तो इस तरीके से आपका प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बन जाता है। क्लियर? निश्चित अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो चलिए प्लीज़ आप इसे राइट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके, कंप्लीट। तो चलिए हम ये समझें कि ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ और इसके बाद हम आगे बढ़ना है। ओके, क्लियर? तो ये हुआ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? तो जैसे आप देखो यहाँ से नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं, तो ये कहता है कि द इमेज इज लैटरली, तो लैटरली इन्वर्टेड मतलब प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये प्रतिबिंब आपको पार्श्व परिवर्तित होता है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित करने का मतलब है कि जैसे जब आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप अगर इधर से देख रहे हो कि नहीं, हम देख रहे हैं अपने इमेज को, तो इमेज भी आपको ही देख रहा है। मतलब जस्ट वो क्या होता है, घूम जाता है। क्लियर? अगर आप सब सोचो तो 180 डिग्री से रोटेट कर जाता है। जैसे आप देखेंगे कि कभी कभी जैसे मान लो यहाँ पर आप एम्बुलेंस पे देखे होंगे कि उल्टा तरीके से लिखा होता है। जैसे सपोज दैट आप मान लो कि यहाँ पर ये पी लिखा हुआ है, तो हम तो जानते हैं कि जितना दूर पर ऑब्जेक्ट उतना दूर पर इमेज। अब जैसे इस पॉइंट का इमेज, तो चलो इस पॉइंट का इमेज यहाँ बन गया, इस पॉइंट का इमेज यहाँ बन गया, तो ये आपका इस तरीके से आ गया लाइन। अब ये बात आती है पी, तो ये इतना दूर है तो ये भी इतना दूर होगा, और ये जो पी है तो ये पी आपको इस तरीके से नज़र आएगा। इट इज इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। क्लियर? तो इमेज लैटरली इन्वर्टेड होता है और एम्बुलेंस पर आप देखते भी हैं उल्टा लिखा होता है, और जब आप उसे मिरर में देखते हैं तो वो सीधा नज़र आता है। क्लियर? तो इमेज आपका लैटरली इन्वर्टेड होता है। क्लियर? तो ये था आपका एक प्रॉपर्टी। नाउ देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देते हैं कि डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय, तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रे, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रे, इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। कहने का मतलब हुआ कि जब कोई किरण, तो जब कोई किरण आपतन कोण आई से आपतित होती है, तो विचलन कोण, तो विचलन कोण आपका क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप मान लें कि विचलन कोण को हम लोग
डेल्टा से डिनोट करते हैं कि दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन हम किसको कहते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन को जान लें कि एंगल ऑफ डेविएशन है क्या। इट इज़ एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण। विचलन कोण। और ये आपका होता है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, कि द एंगल बिटवीन, तो ये आपका हो जाएगा कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, is called एंगल ऑफ डेविएशन। इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर। तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। कहने का मतलब आपतित किरण। तो ये आपका हो जाएगा आपतित किरण और निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण की, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। तो चलिए ये जो आपका इमरजेंट रे का मतलब ये होता है कि सिस्टम से बाहर जा रही है। तो चूंकि यहाँ पर तो हम लोग को एक ही रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी लिख सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ से हम एक प्लेन मिरर लेते हैं तो ना चले ये आपका हुआ प्लेन मिरर। ओके। अब आप यहाँ पर एक रे को इंसिडेंट कराइए। तो चलिए यहाँ पर ये रे आपका इंसिडेंट हुआ। क्लियर। अब या चलो इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से अच्छा लगेगा। तो चलिए ये आपका एक प्लेन मिरर है। क्लियर। ये जो बना तो इसे हम नॉर्मल बोलेंगे। अब यहाँ पर एक रे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। तो इंसिडेंट जब हो रही है तो ये एंगल हो गया आई। ये जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पर क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये हो गया आर। और ये भी हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, आर। अब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है। तो ये जो है आपका ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। ओके। तो ये जब आपका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है तो ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। इस दोनों के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर। अब यहाँ से सोचो तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के सारे एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। कहने का मतलब हुआ कि आई प्लस आर प्लस डेल। तो ये हो गया आई प्लस आर प्लस डेल, इट इज इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री। अगेन हम लोग जानते हैं कि आर क्या होता है, आई के बराबर होता है। इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपको निकलेगा 2i प्लस डेल, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और डेल बराबर आपको निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i। तो ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब अगर हमें बोला जाए कि कोई लाइट रे अगर 30 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हो रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, देखें यहाँ से 2 × 30 60, 180 माइनस 60, इट इज इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्लियर। तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। बाकी कोई भी एंगल दे तो आप एंगल ऑफ डेविएशन इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर। तो निश्चित समझ गए होंगे इट इज एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर। चलिए प्लीज राइट। तो इसे राइट करें आप अच्छी तरीके से। ओके कंप्लीट। बाकी अगर पीछे छोड़ते हैं तो पॉज करके लिखें। ओके। तो ये आपका था प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसका क्या होगा। ओके क्लियर। ना देखिए अब हम आपको बोल रहे हैं कि दो प्लेन मिरर है। तो कहता है इफ द एंगल बिटवीन, if the angle between two plane mirror, if the angle between two plane mirror is theta, then angle of deviation, then angle of deviation की एंगल ऑफ डेविएशन कितनी होगी।
क्लियर? कहने का मतलब हुआ कि यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण, यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण थीटा हो तो आपका विचलन कोण कितना होगा? तो विचलन कोण निकालना है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग दो प्लेन मिरर ले लेते हैं। एक प्लेन मिरर ये हुआ, एक प्लेन मिरर ये हुआ। ओके, और दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है आपको? तो दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। तो ये एंगल कितना दे दिया आपको? थीटा। चलिए एक रे को इंसिडेंट कराते हैं। तो ये आपका यहाँ से एक रे इंसिडेंट हुआ। चलिए इस पॉइंट को पी लीजिए। यहाँ पर क्या बनेगा? तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर ये नॉर्मल बनेगा। ओके, दिस पॉइंट इज पी। अब जितना एंगल पर ये आई, तो चलिए मान लेते हैं अल्फा एंगल पर आई, जितना एंगल पर आई उतना ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बात सही है? तो ये आपका एंगल भी क्या होगा? अल्फा। अब देखो यहाँ पर जब दूसरे मिरर पर अगर रे इंसिडेंट हो रही है तो उस स्थिति में यहाँ पर अगेन फिर आपको ये नॉर्मल बनेगा। और अगर ये एंगल को हम मान ले बीटा, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? आपतन कोण कितना हुआ? बीटा। अब जितना एंगल पर ये आया उतना ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हो गया बीटा। ओके, क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन देखें तो ये इंसिडेंट रे है, तो ये आपका इंसिडेंट रे हुआ। ये आपको मिला पहला मिरर के द्वारा डेविएशन, इट इज डेल्टा 1। अब यहाँ से देखो, ये आपका यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और ये जो एंगल बना ये क्या बना? दूसरे मिरर के द्वारा एंगल ऑफ डेविएशन। वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं एक मिरर के लिए। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला हम निकाल चुके हैं। तो जब एक एंगल के लिए एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला हम लिए तो ये कितना होता है? 180 माइनस 2i। तो पहला के लिए कितना एंगल है? अल्फ़ा। तो 180 माइनस 2 अल्फ़ा। अगेन इसी तरीके से डेल्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2 बीटा। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो यहाँ पे अगर हम लोग नेट डिविएशन की बात करें तो ये हुआ नेट डिविएशन, कि नेट डिविएशन का मतलब हुआ कुल विचलन। तो नेट डिविएशन कितना आपको मिल रहा है? तो ये आपका हो गया डेल्टा, और ये बराबर आपको हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। चलिए सॉल्व कीजिए। ये हुआ 180 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 180 माइनस 2 बीटा। ओके, क्लियर? ना देखें 180 तो ये हो गया 360 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। क्योंकि देखो यहाँ पर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, -2 हमने कॉमन लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा बच गया। तो ये तो रिजल्ट आपको आ गया। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है? हमें एंगल दिया हुआ है थीटा। तो हम इस अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या करेंगे? थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए ये पॉइंट को हमने पी लिया, ये पॉइंट को क्यू ले लेते हैं। ना हम लोग लेते हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू, फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो ये आपका O हुआ, ये P हुआ, ये क्या हो गया? आपका Q हो गया। O P Q से तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब देखो यहाँ से ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल आपको हो रहा है 90 माइनस अल्फ़ा। यस या नो? देखो यहाँ से ये लाइन है, ये है टोटल एंगल 90 माइनस अल्फ़ा। अगेन ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल भी आपको हो जाएगा 90 माइनस बीटा। क्लियर है? क्योंकि ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 हुआ तो 90 माइनस बीटा। क्लियर? अब यहाँ से तीनों एंगल का सम कीजिए। तो ये आपका हो गया थीटा प्लस 90 माइनस अल्फ़ा प्लस 90 माइनस बीटा, और इट इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। चलिए 90 प्लस 90, 180 को उधर ले जाते हैं। तो ये आपको बच रहा है थीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, इट इज इक्वल टू 180 माइनस 180, इट इज इक्वल टू 0। इट इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम लोग देख रहे हैं कि ये थीटा, तो ये थीटा, चलिए इसको दोनों को उधर ले जाइए। तो ये माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो गया। थीटा बराबर क्या निकल गया? अल्फ़ा प्लस बीटा।
अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर? अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो देयरफॉर आप आराम से इसको लिख सकते हो कि डेल बराबर क्या हो जाएगा 360। तो ये तो 360 हो ही गया माइनस 2 थीटा, और यही आपका दो प्लेन मिरर के द्वारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है। दो प्लेन मिरर के द्वारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है। अब अगर हमें बोला जाए कि दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो 2 × 60 120, 360 माइनस 120 240 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन होगा। क्लियर? कोई भी एंगल दे सकता है आपको, एनीवन। अगर 90 दे दिया तो 90 × 2 180, 360 में 180 माइनस कीजिए 180 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन होगा। क्लियर? तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्लीज़ राइट करें इसको भी। ओके कंप्लीट। तो चलिए इसको भी हम रब कर देते हैं। तो ये भी आपका हो गया कंप्लीट कि दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल अगर आपको दिया हुआ है तो उस स्थिति में भी आप एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हो। क्लियर? ना हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट आपको कहता है कि इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज थीटा। क्लियर? कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण थीटा हो तो क्या होगा? नंबर ऑफ इमेजेज फॉर्म मतलब हुआ बने प्रतिबिंब की संख्या। तो ये जो बने प्रतिबिंब की संख्या होती है, जिसे आप चलो n ले सकते हो, ये n बराबर आपको हो जाएगा 2π/θ या 2π/θ माइनस 1। 2π को हम लोग लिख सकते हैं 360, तो 360 डिग्री बाय थीटा, या इसको हम लोग ले सकते हैं 360/θ माइनस 1, जो हमेशा ऑड होती है। तो इसे हम लोग ले सकते हैं कि विच ईवर इज ऑड, जो हमेशा क्या होता है? हमेशा विषम रहती है। अब आप देखो यहाँ से, अगर आप यहाँ से अगर हम प्लेन मिरर के बीच के एंगल को अगर थीटा इजकल टू 90 लें, तो देखो यहाँ से सॉल्व करो, तो ये n बराबर क्या हो जाएगा 360/90। थीटा होता है तो 90 हो गया, इट इज इक्वल टू 4। तो ये आपको 4 नहीं बनेगा, 4 में क्या करेंगे हम लोग -1 ले लेंगे। तो इसलिए पहले ही हम लोग सोच लेते हैं, और इसे 4 - 1 इट इज इक्वल टू 3। तो अगर दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उस स्थिति में क्या होगा 3। अगेन आप देख सकते हो, अगर थीटा को आप 60 ले लो तो अगेन आपको n 360/θ -1। तो चलिए थीटा के जगह पर हम 60 ले लिए, तो ये हो गया 6 - 1 5 इमेजेज आर फॉर्म। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये थीटा इजकल टू 72 डिग्री दिया है, तो अगर ये 72 डिग्री है तो उस स्थिति में आपको 360/θ तो 72, इसको डायरेक्ट आप डिवाइड कीजिए तो ये आपका होगा 5। तो ये आपका 5 इमेजेज ही फॉर्म होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका रिजल्ट ही ऑड आ गया। तो इसे हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। चलिए ये भी समझ गए होंगे, ये पॉइंट को भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो ये आपका हुआ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। अगेन इसे भी राइट करें, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। ओके चलिए कंप्लीट। चलिए रब करते हैं। चलिए अगेन अब हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज।
कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ इमेज का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब का, तो प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब का वेग। जैसा कि आप जानते हो, अगर मान लो कि ये आपका एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, क्लियर। तो ये आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस बना, परपेंडिकुलर टू द मिरर है, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर टू द मिरर। अब यहाँ से ये अगर मान लें कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो v नॉट स्पीड से इस तरीके से आगे जा रही है, मतलब ऑब्जेक्ट का स्पीड आपको दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया हुआ है। तो आप जानते हो ये जहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, ये आपका इमेज होगा, लेकिन क्या होगा, तो ये इमेज बना और ये इमेज जो है आपको इस डायरेक्शन में vi स्पीड से चलती है, vi स्पीड से चलती है। तो ये तो चलो फर्स्ट केस हुआ। नाउ देखो यहाँ पर फर्स्ट केस, तो कैसे मूव कर रहा है, ये कहता है कि ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये सारा केस उसी के लिए है, आप समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मिरर, कि वस्तु दर्पण के लंबवत, वस्तु दर्पण के लंबवत गमन करती है। तो जब ये वस्तु दर्पण के लंबवत गमन करती है तो इस स्थिति में आपको हो जाएगा दिस इज v नॉट, इट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस vi। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप जानते हो कि अगर ये एक सेकेंड में अगर 5 सेंटीमीटर इधर जाती है तो इमेज भी 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर इधर आ जाएगी, लेकिन दोनों के वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, दोनों के वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो चलिए बहुत अच्छी कि यहाँ पर आपका क्या है कि मिरर आपका फिक्स है, तो ये स्थिति हुआ कि मिरर आपका फिक्स्ड है, क्लियर। तो अगर मिरर फिक्स्ड है तो आप आराम से v नॉट इट इज इक्वल टू माइनस vi ले सकते हो। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है कि जब मिरर भी मूव करता है, जब आपका मिरर भी मूव करता है, कि जैसे मान लो कि ये आपका केस है और ये यहाँ पर आपको दे रहा है ये मिरर है, ये चलो ये ऑब्जेक्ट है, ये भी मूव कर रहा है, और चलिए यहाँ पर दे देते हैं मिरर, तो चलो मिरर भी ले लेते हैं कि मिरर आपका, तो मिरर भी आपका मूव कर रहा है, मिरर का वेलोसिटी है vm, और यहाँ पर ये आपका इमेज है, तो ये इमेज है, क्लियर। तो कहता है कि अब यहाँ पर क्या होगा, रिस्पेक्ट हो जाएगा कि वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में कितना मूव कर रही है और इमेज मिरर के रिस्पेक्ट में कितना मूव कर रही है। ओके, क्लियर। तो ना चलिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगी। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ये हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ते हैं, आप लोग पीछे पढ़े होंगे 11th में कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होता है va माइनस vb। तो यहाँ भी हम ले रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इट इज़ vo और माइनस क्या हो जाएगा, इट इज़ vm। इसी तरीके से अगर हम लोग लें कि दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका बन जाएगा vi और माइनस क्या होगा, vm, क्लियर। और आप जानते हो कि एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है, अपोजिट होता है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि दिस इज vom इट इज इक्वल टू माइनस vim। अगेन ये आपका हो जाएगा vo माइनस vm इट इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया vi माइनस vm, क्लियर। सॉल्व कर दीजिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया vo माइनस vm इट इज इक्वल टू माइनस vi प्लस vm। अब इस माइनस vi को इधर लाइए और इधर उधर ले जाइए, तो जब ये करेंगे तो ये आपका हो गया v नॉट प्लस vi और इधर आपका हो जाता है vm प्लस vm, क्लियर।
और फाइनल ये फार्मूला आपको बन जाता है कि V0 प्लस VI इट इज इक्वल टू 2VN। और अगर इस फार्मूला को आप याद रखते हैं तो वेलोसिटी, अगर इस मिरर में वेलोसिटी है तो उस स्थिति में भी हम इस फार्मूला के द्वारा आंसर निकाल सकते हैं कि कितना इमेज का वेलोसिटी होगा। तो जस्ट हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए प्लीज़ आप यहाँ तक राइट करो पहले। ओके, कंप्लीट। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसी का और आगे देखते हैं। तो ये आपने पा लिया कि VO प्लस VI बराबर क्या होगा 2VM। सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि अगर एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे। क्लियर? अब ये कहता है कि अगर, तो चलिए पहले एक आध पॉइंट्स और लिख देते हैं, उसके बाद हम इसे कि इफ ऑब्जेक्ट moves with velocity v with respect to mirror, नहीं, चलो दूसरी भाषा में लिखते हैं। सबसे पहला तो आप मिरर को फिक्स कर दो। इफ मिरर फिक्स्ड, मिरर मतलब मिरर आपका मूव नहीं कर रहा है। इफ मिरर फिक्स्ड and object moves with velocity v with respect to mirror। कहने का मतलब ये हुआ कि दर्पण को स्थिर रखकर यदि वस्तु भी वेग से दर्पण के सापेक्ष भी वेग से चलती है, क्लियर? देन यदि ये कहता है दर्पण को स्थिर रखकर यदि वस्तु भी वेग से दर्पण के सापेक्ष चलती है, देन वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये क्या होता है? ये भी आपका भी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग, तो दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग क्या होगा? तो ये भी आपको भी होगा। लेकिन अगर ये बोल दें कि देन वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगी? विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो ये आपका 2v हो जाती है। ये क्या बन जाएगा? आपका 2v हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि वस्तु के सापेक्ष, तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग, ये क्या हो जाएगा? आपको 2v। ये कहने का मतलब कि अगर आपका मिरर फिक्स है और यदि ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से मिरर के सापेक्ष चल रही है तो उस स्थिति में प्रतिबिंब भी मिरर के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड से चलेगी। लेकिन अगर उसी को ये बोला जाए कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में 2v वेलोसिटी से चलेगी। क्लियर ना? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे मिरर मूव करता है, ऑब्जेक्ट मूव करता है, देन आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। ओके, क्लियर? तो ना उसको देखते हैं। चलिए इसको लिख लें, इसे रब करें हम। तो चलिए इसे मिटाते हैं, ये आपका रब हो गया।
ना यहाँ से देखो, अब आप कि हम यहाँ पर जैसे आपको बोलते हैं कि ये हम एक प्लेन मिरर लिए, क्लियर, ये प्लेन मिरर हुआ, ये यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट आपका 3 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। यहाँ पर ये जो है ये आपका मिरर, तो चलिए मिरर का भी स्पीड दिया हुआ है इस डायरेक्शन में, और ये बराबर भी आपको दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर पूछ दिया ये VI क्या होगा, VI क्या होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला कौन सा था, तो ये फार्मूला था आपको VO प्लस VI बराबर कितना था 2VI। सिर्फ डायरेक्शन का आप ध्यान रखोगे, अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो प्लस लेंगे, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो माइनस लेंगे। मतलब सारे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो, वेलोसिटी ऑफ मिरर हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो, तो डायरेक्शन अपने आप को चूज करना। चलिए हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो VO क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 3 प्लस VI नहीं पता है तो चलो VI, क्लियर। अगेन आप चाहें तो सभी पे वेक्टर का चिन्ह दे दें, ये हो गया 2 इंटू, ये देखें अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में तो हो गया -2, ये हो गया 3 प्लस VI इट इज इक्वल टू -4, और इससे आपको VI निकल जाएगा, और VI कितना निकलेगा, तो ये निकल गया -4 -3 इट इज इक्वल टू -7 मीटर पर सेकेंड। ये डायरेक्शन खुद ब खुद बता रहा है नेगेटिव आया, मतलब ये इमेज आपका इस तरीके से इस तरफ चल रही है। ओके क्लियर। तो इसे भी आप राइट करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन होती है कि जब ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, मिरर भी मूव कर रहा है, तो मेरा इमेज किस स्पीड से मूव करेगा, किस वेलोसिटी से मूव करेगा। ओके क्लियर। नाउ देखिए इस क्वेश्चन में, तो चलो ये हम समझ लेते हैं कि ये आपका क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाए, जैसे आप मानो यहाँ से ये आपको दे दिया, और इस तरीके से ये, चलिए ये आपका हो गया, इसको दे रहा है चलो 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये एंगल पर है, ये आपका कितना है एंगल पर है, और ये 60 डिग्री है। और ये अगर आपको 60 डिग्री दे दिया तो हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है। ये यहाँ पर दोनों को रिसॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6 cos 60 एक डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन की बात करें ऊपर में, तो ये आपका होगा 6 sin 60। बाकी जब ये पैरेलल मूव करती है, मिरर के पैरेलल अगर जाती है तो ये ऊपर जाएगी, जितना स्पीड से जाएगी उतना स्पीड से इमेज भी ऊपर जाएगी। ओके क्लियर। तो पैरेलल अगर मूव करती है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अब कहाँ अंतर आया, देखो यहाँ पर ये आपका यहाँ पर आ रहा है 6 cos 60, तो ये हम ले लेंगे 6 cos 60, और 6 cos 60 अगर हम लेते हैं तो उस स्थिति में ये आपका हो जाएगा 6 इंटू cos 60 का मान होता है हाफ, ये आपका कैंसिल हो गया, इट इज़ 3, और ये आपका हो गया 3 प्लस VI इट इज़ इक्वल टू -4। ये -4 आया, अगेन आप देखो यहाँ से VI, तो VI बराबर हो गया -4 -3 इट इज़ इक्वल टू -7 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका ये जो स्पीड निकला ये परपेंडिकुलर टू द मिरर, पैरेलल टू द मिरर, तो यही होगा 6 sin 60। क्लियर। तो चलिए इसे भी आप राइट करें, फिर हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके क्लियर। तो चलिए रब कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर कहता है कि नेक्स्ट में अगर कोई पर्सन, कि जैसे हम क्वेश्चन के रूप में इसे लिख रहे हैं, ये कहता है इफ ए पर्सन wants to see our full image on a mirror, मिरर का मतलब प्लेन मिरर। तो ये कहता है यदि कोई व्यक्ति या पुरुष, यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब
अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहता है, दर्पण में देखना चाहता है, तो हाइट ऑफ मिरर क्या होनी चाहिए। मिरर का मतलब हुआ दर्पण की ऊंचाई, दर्पण की ऊंचाई। तो चलिए आप इसे याद रखेंगे, ये हाफ इंटू क्या होता है, हाफ इंटू हाइट ऑफ मैन होता है, हाफ इंटू हाइट ऑफ मैन होता है। क्लियर। तो ये हाफ इंटू हाइट ऑफ मैन हो गया। क्लियर। हाइट ऑफ मैन का मतलब मनुष्य की ऊंचाई, मतलब आदमी की ऊंचाई, तो आदमी की ऊंचाई। क्लियर। तो ये सिंपली आप याद रखें। अगर इसका प्रूफ भी आप बोलेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बोलना, हम इसका प्रूफ भी आपको दे देंगे कि हम कैसे प्रूफ करते हैं। बहुत ईजी है, बहुत कष्ट नहीं है उसमें। क्लियर। तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, ये आप याद रखते हो तो आपका काम हो जाता है कि अगर 6 फीट का आदमी है तो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर कितनी होनी चाहिए, 3 फीट होनी चाहिए, उसकी आधी होनी चाहिए। अगर उसका आधा है तो वो अपना पूरा का पूरा इमेज उसमें देख लेगा। क्लियर। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर फोकल लेंथ, कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, इसका मतलब हुआ कि समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो ये आपका हुआ समतल दर्पण, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो ये आपको होती है इन्फिनिटी। क्लियर। इसी तरीके से अगर आप लोग कि रेडियस ऑफ कार्वेचर, तो रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। क्लियर। ये भी कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी, मतलब समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो ये हो गया समतल दर्पण की वक्रता। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम बोल रहे हैं कि जैसे पावर, कि पावर ऑफ प्लेन मिरर, तो ये कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ऐसे भी आप लोग जानते हैं फार्मूला कि ये पावर P बराबर क्या होता है, 1/f। तो 1/इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, मतलब समतल दर्पण की शक्ति। तो ये आपका हो गया समतल दर्पण की शक्ति। तो इस तरीके से ये थे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लेन मिरर, जो कि आप अच्छी तरीके से निश्चित सीखे होंगे। ये हम अपने उम्मीद के आधार पर बोल रहे हैं, और आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। और अच्छी पढ़ाई के लिए चलिए बार बार इसे रिवीजन करते रहें। जितना रिवीजन करेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ये था आपका एक प्यारा सा चैनल IPC फिजिक्स। मैं हूं मुकेश कुमार, और अगर सब कुछ समझ में अच्छा आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।